नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। प्रणब जी का 84 साल की उम्र में निधन हुआ। 21 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। 10 अगस्त से वे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। इसी दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी। इसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब जी ने 10 तारीख को ही खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी। प्रणब जी को पिछले साल भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। बेटे शर्मिष्ठा ने ट्विटर पर लिखा था कि पिछले साल 8 अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उस दिन मेरे पिता को भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त को उनकी तबीयत खराब और गंभीर हो गई। प्रणब जी का जन्म ब्रिटिश दौर की बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एमए किया। वे डिप्टी अकाउंटेंट जनरल में क्लर्क भी रहे। 1963 में वे कोलकाता के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी रहे। प्रणब जी के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत 1969 में हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव में वीके कृष्ण मेनन का कैंपेन सफलतापूर्वक संभाला था। तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। 1969 में ही प्रणब जी राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। चीन सुधरने को तैयार नहीं। पूर्वी लद्दाख में 75 दिन बाद फिर तनाव। 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। भारत ने नाकाम किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गलवान झड़प के 75 दिन बाद फिर उसने यथास्थिति का उल्लंघन किया। सेना के मुताबिक 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत ने इसे यथास्थिति स्टेटस को का उल्लंघन बताया है। भारत ने यह भी कहा कि हमारी सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत भी हो रही है। 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। गलवान झड़प के बाद लद्दाख में विवादित इलाकों से सैनिक हटाने के लिए भारत चीन के आर्मी अफसरों के बीच 2 बार मीटिंग हो चुकी है। ये बैठकें 30 जून और 8 अगस्त को चीन के इलाके में पड़ने वाले माल्डो में हुई थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की कई राउंड की बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया, डेप्सांग और गोगरा इलाकों से पीछे नहीं हट रहा। चीन के सैनिक 3 महीने से फिंगर एरिया में जमे हुए हैं। अब उन्होंने बंकर बनाने और दूसरे अस्थायी निर्माण करने भी शुरू कर दिए हैं। भारतीय एयरफोर्स 1 कैसा होगा? मोदी के लिए आ रहे नए विमान में जो सुविधाएं वैसी सिर्फ ट्रम्प के प्लेन में। इसमें किचन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, तब सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कार और उनके विमान को लेकर हुई थी। ट्रम्प जिस विमान में यात्रा करते हैं वो एयरफोर्स 1 है। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। ट्रम्प के पास जैसा विमान है वैसा ही विमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भी आने वाला है। ये बोइंग 777-300ER है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। हालांकि ट्रम्प के पास जो विमान है वो बोइंग 747 है, लेकिन इन दिनों ही विमानों में एक ही तरह की फैसिलिटीज मिलती है। भारत में 3 विमान खरीदे हैं, जिसमें से 2 VVIP के लिए है। इसमें से एक विमान इसी हफ्ते आने वाला है। भारत में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो VVIP हैं। पहले हैं राष्ट्रपति कोविंद, दूसरे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और तीसरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन है, जिसे एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन या VVIP स्क्वाड्रन भी कहते हैं। इसी स्क्वाड्रन में वही विमान शामिल होते हैं जो VVIP को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक विजिट पर ले जाते हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में भारत आएंगे 2 बोइंग 777-300ER। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है ऐसा विमान। बोइंग 777-330
300 एयर एक बार में 17 घंटे तक की उड़ान भर सकता है और भारत से अमेरिका के बीच की लंबी दूरी एक बार में तय कर सकता है। मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदा अडानी ग्रुप। इस डील के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी गौतम अडानी की कंपनी। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस संबंध में अडानी ग्रुप और JGV ग्रुप में एक समझौता हो गया है। मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अडानी ग्रुप ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक अडानी ग्रुप JGV ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका और वुडबेस्ट की 23.5% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। मुंबई एयरपोर्ट में ACSA की 10% और वुडबेस्ट की 13.5% हिस्सेदारी है। इस डील के साथ अडानी ग्रुप देश के दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर बन जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट के अलावा अडानी ग्रुप के पास 6 और एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा है। मौजूदा समय में दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट का संचालन करने वाला GMR ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। सरकारी डॉक्टरों को पीजी में प्रवेश के लिए आरक्षण को SC की मंजूरी, लेकिन करना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में काम। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश के लिए आरक्षण की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ में इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों के लिए नीट पीजी मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के पोस्टिंग में 5 साल की सेवा के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए। कोर्ट ने पीजी डिग्री पूरी करने के बाद सेवा डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ सेवा के लिए योजना तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ को यह तय करना था कि क्या राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के लिए 10 से 30% प्रोत्साहन अंक प्रदान किए जा सकते हैं या नहीं। 3 जजों की बेंच ने तमिलनाडु मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन और अन्य लोगों द्वारा दाखिल याचिकाओं के लिए बड़ी बेंच के फैसले के लिए भेज दिया था। दोषी प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया। 15 सितंबर तक नहीं भरा तो 3 महीने की जेल, 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस के लिए रोक लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। कोर्ट और चीफ जस्टिस पर कमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भूषण को अपमानना का दोषी ठहराया था। अदालत ने पिछले हफ्ते भूषण को बिना शर्त माफी मांगने की मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। भूषण ने कहा था कि माफी मांगी तो यह अंतरात्मा और कोर्ट की अवमानना होगी। रिया से सीबीआई की पूछताछ जारी, श्रुति मोदी भी गेस्ट हाउस पहुंची। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई लगातार आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी पूछताछ के लिए DRDO गेस्ट हाउस पहुंच गई है। यहां सीबीआई टीम ठहरी है। वहीं गोवा का होटल व्यवसायी गौरव आर्या प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पहुंचा हुआ है। सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जमा कर रही ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए आर्या को समन भेजा था। इसके बाद ही वह यहां पहुंचा है। आर्या ने कहा कि सुशांत मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। मुंबई रवाना होने से पहले गोवा हाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुशांत से कभी नहीं मिला, हालांकि मैं रिया से 2017 में मिला था। रिया से रविवार को लगातार तीसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान उससे सीबीआई ने सुशांत के ट्रीटमेंट और दवाओं सहित कई अन्य चीजों को लेकर पूछताछ हुई। इसके अलावा उसने ड्रग वाले चैट को लेकर भी पूछताछ हुई। रिया ने इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। मामले में आज जांच का 11वां दिन है। सीबीआई ने रिया से शनिवार को 7 घंटे और रविवार को 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है।
इसके अलावा सीबीआई रिया के भाई शौबिक चक्रवर्ती, सुशांत के निजी स्टाफ नीरज सिंह, दीपेश शाबन, उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और अन्य से भी पूछताछ कर चुकी है। पीएम मोदी के मन की बात को यूट्यूब पर मिले लाइक से ज्यादा डिसलाइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 30 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर दर्शकों के रिएक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह लोगों को रास नहीं आया। यही वजह है कि पीएम मोदी के मन की बात को यूट्यूब पर पसंद करने वाले लोगों की संख्या से अधिक संख्या नापसंद करने वाले लोगों की देखी गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने यूट्यूब अकाउंट नरेंद्र मोदी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद नेशन शीर्षक से वीडियो अपलोड है। इस वीडियो के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि इस वीडियो को लोगों ने ज्यादा लाइक नहीं किया है, वहीं इससे लोगों ने डिसलाइक किया है। इस मन की बात के वीडियो के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि YouTube पर लाइक करने वालों से करीब 2.5 गुना अधिक लोगों ने डिसलाइक बटन दबाया है। वहीं नरेंद्र मोदी YouTube चैनल के अलावा अगर मन की बात कार्यक्रम के लिए बीजेपी के चैनल पर नजर डालते हैं तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा हैरान करता है। भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर लाइक और डिसलाइक का बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। यहां पर मन की बात कार्यक्रम को जहां पर 52,000 लोगों ने लाइक किया है, वहीं इससे कई गुना अधिक 392,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। हालांकि यहां पर इस कार्यक्रम को 1.3 मिलियन व्यूज भी मिले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।